सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन डाले जा चुके हैं जो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नॉन कॉलेजेस के पेपर आ रहे हैं तो हो सकता है कि सारे क्वेश्चन अपलोड ना हो पाएँ, तो आप सिर्फ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। ओनली अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड हो सकें कल तक। तो आज के क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली विशेषता का वर्णन करो। क्या ये विशेषता अर्थव्यवस्था में पाई जाती है? ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षणों की विवेचना करते हुए स्पष्ट करो कि यह एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। या ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि एक अल्प विकसित तथा विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, या आपके अनुसार एक विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। तो प्रोफेसर कुजनेट्स का अनुसार एक अल्प विकसित देश वह होता है जो अपनी जनसंख्या को स्वीकृत जीवन स्तर यानी कि एक सुटेबल एक लाइफ देने के लिए असफल होता है। तो इसके फलस्वरूप उन्हें भौतिक वस्तुओं के अभाव का सामना करना पड़ता है। जिनकी उनका नीड होती है वो उनको वस्तुएं नहीं मिल पाती। यूएनओ ने भी इस तरीके की डेफिनेशन दी है कि अल्प विकसित देशों से उनका जो अर्थ है वो यहाँ से उनकी आय के कंपैरिजन में है। जैसे राज्य है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी यूरोप, तो उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी तुलना में बहुत कम है। तो अल्प विकसित देश एक संभावित गरीब देश के रूप में पहचाना नहीं जाना चाहिए। तो भारत जो है वो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जो इसकी विशेषता है वो इस प्रकार है। पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय। तो विकसित देशों की तुलना में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत कम है। विश्व विकास के रिपोर्ट के अनुसार भी भारत की जो प्रति व्यक्ति विनिमय दर के आधार पर $720 आकी गई हैं, जबकि यूएसए तथा स्विट्ज़रलैंड उनकी प्रति व्यक्ति आय $43,740 के आसपास है तथा स्विट्ज़रलैंड की $54,930 है। तो भारत में न केवल प्रति व्यक्ति आय कम है बल्कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि भी कम है, जिसके कारण भारत में गरीबी जो है वो विद्यमान है। दूसरा इसका विशेषता है निम्न जीवन स्तर। तो जो देश के लोगों की जो जीवन स्तर है वो उनकी प्रति व्यक्ति आय द्वारा ही निर्धारित होती है। भारत में जो है निम्न है प्रति व्यक्ति आय, जिसके कारण उनकी अनावश्यक जो वस्तुएं होती है, जो नीडफुल, जो उनकी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, ऊर्जा, ये आदि उपलब्ध पूरी मात्रा में नहीं हो पाती। तो अन्य अल्प विकसित की तरह भारत में भी जो है आय का अधिकांश जो भाग होता है वो इन्हीं चीज़ों पर खर्च हो जाता है। भारत में एक व्यक्ति को जो प्रति औसतन कैलोरी होती है वो 249 प्रतिदिन चाहिए होती है, जबकि विकसित देशों में ये 3400 कैलोरी है, जिससे ये पता लग जाता है कि जो भारत के लोग हैं उनको न्यूनतम जो है पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोगों की जो काम करने की कुशलता है और उत्पादकता है वो नीचे ही बनी रहती है, जिससे भारत एक गरीब देश बना हुआ है। तीसरा, आय के वितरण में असमानता। क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है तो दूसरी ओर धन और आय के बंटवारे में भी बड़ी मात्रा में असमानता पाई जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2008 के अनुसार जनसंख्या के 10% निर्धन लोग जो राष्ट्रीय आय में 31% एक भाग का हिस्सा है। इसके विपरीत जो अति धनी लोग हैं उनका राष्ट्रीय आय में 31.5% के आसपास है, जबकि निर्धन लोग ऊपर हमने देखा था गलत, वो 3.6 भाग है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार उच्च वर्ग के 5% व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय आय का 17% भाग ही उपलब्ध है, जबकि जो निचले लोग हैं जो 20%, उन व्यक्तियों के पास आय का 9% भाग ही उपलब्ध है। तो जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि धनी लोग जो हैं वो सेविंग ज़्यादा करते हैं और निवेश करने की जगह विलासिता की वस्तुओं पर ज़्यादा धन खर्च करते हैं, जिससे पूंजी की निर्माण जो है नीचे ही बनी रहती है। अगला है कृषि की प्रधानता। तो कृषि जो लोग होते हैं उनका रोजगार मुख्य साधन यही है कृषि। जनसंख्या का लगभग 52% भाग इसमें लगा हुआ है। हालांकि 1960 के दशक के दौरान हरित क्रांति के बल के कारण पूर्ति में यहाँ आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय कृषि का जो स्वरूप है वो बहुत पिछड़ा हुआ है।
कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान जो है 18.5% है, जबकि गैर कृषि कार्यों में लगी हुई 48% जनसंख्या का राष्ट्रीय आय में योगदान 81.5% है। इससे सिद्ध हो जाता है कि भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत कम है। कृषि जो है वो मानसून पर भी भारी निर्भरता रखता है और पुरानी उत्पादन विधियां, खगान फसलों की जीवन निर्वाह ही इसका मुख्य कारण है, जो भारत कृषि के पिछड़ेपन की व्याख्या करते हैं। अगला है इसमें जनसंख्या की उच्च वृद्धि। तो 2001 जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो औसत वार्षिक दर 1.95% थी, जो कि 1999 की जनगणना से बहुत कम है। इस अवधि में यह 2.14 है। भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ के आसपास है, जो अभी 2001 की जनगणना के अनुसार काउंटिंग थी। तो मानव विकास रिपोर्ट 2007-08 के अनुसार 1975 से 2005 की अवधि में जनसंख्या का जो औसत वार्षिक दर है वो 2% है, जबकि जर्मनी में 101 और यूके में 0.2, फ्रांस में वहीं 0.5% है। तो भारत जो है विश्व का सबसे दूसरा आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, जिसमें संसार के लगभग 16.7 जनसंख्या रहती है। तो जनसंख्या का इतना तीव्र गति से बढ़ना, भूमि उनके आकारों को कम करना, जोतों को कम करना, इसके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। अगला आता है उद्योग की धीमी गति। भारत में उद्योग जो है वो बड़ी धीमी गति से हो रहा है। पिछले 15 सालों को छोड़कर विनिर्माण क्षेत्र में कोई संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। स्वतंत्रता के बाद उपभोग वस्तुएं जैसे कपड़ा, चीनी, दवाइयाँ, ये आदि पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, खाद्य पदार्थ, रासायनिक उद्योग, इनमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। तो इन सब गतिविधियों का जो राष्ट्रीय आय में हिस्सा था वो 24% था, जबकि विनिर्माण उद्योगों का जापान का राष्ट्रीय आय में 31% था। यूपी की राष्ट्रीय आय में 26% था। तो औद्योगिक विकास की निम्नतन के कारण अर्थव्यवस्था की समृद्धि और विकास की दर भी निरंतर धीमी होती गई है। अगला कारण है विशाल बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार। ये इसकी अगली विशेषता है। भारत में बड़ी संख्या में लोग जो मजदूरी की प्रचलित दर पर काम करने के योग्य और इच्छुक होते हैं, उन्हें बेरोजगार या अल्प रोजगार की स्थिति में पाया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 7-8 के अनुसार 1996 से 2005 के बीच श्रम बल 43% ही बेरोजगार था। तो अति विशाल बेरोजगारी का अर्थ है बड़ी मात्रा में मानव श्रम शक्ति की बर्बादी। इससे भी हमारे वास्तविक उत्पादन में भारी अंतर पाया जाता है। अगला है पूंजी निर्माण की निम्न दर। तो प्रोफेसर कुजनेट्स के अनुसार पूंजी निर्माण के निम्न अनुपात के कारण राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि दर जो है बहुत कम होती है। भारत में प्रथम योजना के प्रारंभ में 50 से 51 में मुश्किल से 10% भाग को बचाया जाता था। निवेश का स्तर इतना ही था जिसके कारण बहुत सारे लोग उत्तरदायी थे। प्रति व्यक्ति आय, विलासिता वस्तुओं पर अधिक खर्च करना, सेविंग ना करना ज़्यादा, बैंकिंग संस्थाओं तथा निवेश की सुविधाओं का अभाव। अगली विशेषता है पिछड़ी हुई सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति प्रथा, उत्तराधिकार के नियम, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में गंभीर बाधाएं हैं। रूढ़िवादी जाति प्रथा पर आधारित सामाजिक अंतर उभर रहा है तथा राजनीतिक रंग के कारण समय समय के अनुसार मजबूत होता जा रहा है, जिससे सामाजिक जो विभाजन है वो पनप रहा है। वर्तमान में बचत और निवेश का स्तर 30% तक पहुंच गया है। हालांकि यह काफ़ी अच्छी प्रगति पर है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में ये बहुत कम है। तो यही कारण है कि विकास की दर को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। अगला है द्वितीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में जहाँ कुछ राज्य में खेती की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होता है, वहीं कुछ राज्यों में पुरानी और पिछड़ी हुई तकनीक का प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत में एक और यातायात को आधुनिक और तीव्रगामी साधन उपलब्ध हैं, जैसे बैलगाड़ी का इस्तेमाल हम पहले करते थे। इसी कारण जो है संगठित क्षेत्र में अच्छी उपभोक्ता उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में दस्तकारी तथा पुरानी विधियों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो द्वितीय अर्थव्यवस्था के अर्थ में भारत को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसकी विशेषता के आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो योजना काल के पहले 3 दशकों में राष्ट्रीय आय में वार्षिक औसत वृद्धि दर 3.5% थी, जबकि ये बढ़कर 6% हो गई है। तो प्रति व्यक्ति आय भी थोड़ी बढ़ी है 2%।
तो मंदी के बावजूद भारत में विकास दर बनी रही है, तो भारत को एक विकासशील देश अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो 66-67 में हरित क्रांति को लागू करने के बाद जो खाद्य और गैर खाद्य दोनों ही प्रकार की फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। तो 50-51 में 55 मिलियन तथा 2006 में ये बढ़कर 209 मिलियन टन हो गया। तो कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी यह उपलब्धि है। इसमें परंपरागत और प्रचलित विधियों के स्थान पर आधुनिक उपज देने वाली विधियों का उपयोग किया जाने लगा। और तीसरा है इसमें विदेशी व्यापार में वृद्धि। योजना काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था बना देते हैं। भारत में कुल मूल्य पहली योजना के दौरान 67-60 करोड़ रुपए था, जो कि 10वीं योजना में बढ़कर 46-10-365 करोड़ हो गए, अर्थात विदेशी व्यापारों में करोड़ों की वृद्धि हुई। इसी प्रकार स्वतंत्रता से पहले भारत अधिकतर चाय, पटसन, कच्चा लोहा इन सब का निर्यात करता था, लेकिन अब इंजीनियर निर्मित वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ, सिलाई, कपड़े और हीरे इत्यादि का निर्यात करता है। इंजीनियरिंग वस्तु का भाग 1951 में 0.05% था, जो 2007 में 23% हो गया है। द्वितीय अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ स्वरूप, क्योंकि राष्ट्रीय आय में जो है प्राथमिक क्षेत्र में विशेष रूप से कृषि से ज़्यादा योगदान में कमी आई है, तो योजना के आरंभिक वर्षों में खदानों और विदेशी विनिमय में भी कमी बनी हुई है। लेकिन अब भारत खदानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है तथा विदेशी मुद्रा के भंडार में भी वृद्धि हुई है। तो इससे द्वितीय अर्थव्यवस्था का थोड़ा स्वरूप जो है वो बदल चुका है। अगला आता है आधारित सुविधाओं का विकास। योजना काल के दौरान जो है भारत में आधारित सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं जैसे कोयला, जल शक्ति, पेट्रोल तथा सौर ऊर्जा, इसमें काफ़ी विकास हुआ है, जिससे कृषि और उद्योगों दोनों के उत्पादन में बढ़ने में बहुत सहयोग मिला है। देश में नई रेल लाइन बिछाई गई है, सड़कों को 4 गुना लंबा कर दिया गया है, गाँवों को कच्ची सड़कों या पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है, बैंक की शाखाएं ज़्यादा से ज़्यादा अब गाँव में खोली जाने लगी हैं, बीमा कंपनियां, इन सब का पूंजी पे विकास हो सकता है, जिससे बाज़ारों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। अगला आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारे जो भारत का 15वां स्थान है विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर, उसमें प्रकाशित लेखों में जो भारत का है 8वां स्थान है। 15 देशों के अंदर जो भारत आता है वो 8वें स्थान पर आता है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने IRS जैसे इनसेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जो स्थापित करा है, वैज्ञानिक परीक्षण वहाँ पे सक्सेसफुल रहा है। जो हमारे वहाँ पे परीक्षण थे, पृथ्वी, नाग, अग्नि, त्रिशूल, ये सभी मिसाइलों का जो है सफल परीक्षण हमारा हुआ है। तो इन सब से ये स्पष्ट हो जाता है कि योजना काल में भारत ने सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का तीव्र गति से विकास किया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि हमने अपने घरेलू तरीकों का विकास करके आर्थिक विकास को पूरा करने में सक्षम है। यहाँ अंतर निम्नलिखित जो है विकसित और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में वो है अंतर के आधार में प्रति व्यक्ति आय। तो औसतन आय जो है विकसित अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी है, लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत कम है। जीवन स्तर की बात करें तो विकसित का उच्च जीवन स्तर है, अल्प विकसित का निम्न जीवन स्तर है। अगर हम इनकम की बात करें तो जो है विकसित में आय का वितरण असमान नहीं होता, लेकिन अल्प विकसित में असमान ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। पूंजी निर्माण की दर भी वहाँ ऊंची होती है, GDP 30% के बराबर होती है, जबकि यहाँ पर पूंजी निर्माण की दर अगर हम देखें अल्प विकसित में तो बहुत कम होती है, 10% के आसपास होती है। विकसित देशों में जो है कृषि पर निर्भरता बहुत कम होती है, लेकिन जो अल्प विकसित है उसमें 70 से 80% हमारा कृषि अल्प विकसित पे होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर व्यापार की शर्तें जो है अनुकूलित होती हैं और वस्तुओं का निर्यात आयात उनके कच्चे माल पे होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता होती है, जबकि ऐसा अल्प विकसित में नहीं होता। यहाँ स्थिरता बहुत कम होती है। व्यापार की जो शर्तें होती हैं साधारणतः प्रतिकूल होती है कुछ जगहों पर। अगला देखा जाए तो जनसंख्या की वृद्धि दर। विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सामान्यतः नीची होती है, इसका आकार बहुत छोटा होता है, जबकि अल्प विकसित में ये ज़्यादा ऊंची होती है और इसका आकार बड़ा होता है। मानवीय पूंजी दर इसमें ऊंची होती है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, साक्षर लोग होते हैं, जबकि अल्प विकसित में ऐसा नहीं होता है, उसमें स्वास्थ्य उनका बिगड़ा हुआ होता है। अकुशल उसमें उत्पादकता निम्न होती है, उसमें अकुशल व्यक्ति पाए जाते हैं।
बेरोजगारी देखें तो इसमें बेरोजगारी जो विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत नीचे स्तर पर होती है, यानी कि सभी एम्प्लॉयमेंट होते हैं वहाँ पर, सबको अच्छी अच्छी जॉब्स प्रोवाइड होती है। बट ऐसा इसमें अल्प विकसित में नहीं होती है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी का स्तर यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। उत्पादन तकनीक विकसित में ठीक ठाक अच्छी होती है, बट पिछड़ी जो होती है हमारी अल्प विकसित में पिछड़ी हुई तकनीक होती है। पुराने तौर तरीके से हम यहाँ पर उत्पादन करते हैं। अगला आता है पूंजी बाज़ार। जो है वो पूंजी बाज़ार विकसित होता है विकसित देशों में, जो बचतों के लिए सहायक होता है, जबकि ऐसा नहीं होता अल्प विकसित में, वहाँ पर बचतों के लिए बाध्यता होती है। अगला सांस्कृतिक वातावरण। तो भौतिकवादी सांस्कृतिक वातावरण होता है, प्रगतिशील आधुनिक दृष्टिकोण होता है, जबकि अल्प विकसित में ऐसा नहीं होता, वहाँ रूढ़िवादी और पिछड़ा दृष्टिकोण होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारी ये सारे डिफरेंसेस थे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। कुछ बच्चों का अभी एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस, और बहुत सारे सबके मैसेजेस आए हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए। बाकी की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ।